नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं जी हमारा प्यारा सब्जेक्ट जिसको सीपीसी कहते हैं। इंस्टीट्यूशन से हम रोज़ शुरू करते हैं। इंस्टीट्यूशन कर ली थी हमने, फिर हमने समन किया और फिर हमने नोटिस या समन करवाए। देन हमने क्या किया, इसके बाद 2 फेजेस खोले थे। कौन कौन से 2 फेजेस थे? एक अपीयरेंस ऑफ पार्टीज वाला एंड दूसरा और एक की अपीयरेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ठीक है। दूसरा था रिटन स्टेटमेंट, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखने के बाद अब ये ऑर्डर 9 था, ये ऑर्डर 8 था। इसके साथ हम हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर भी पढ़ा था। क्या है जी? वॉल्यूम 1 चैप्टर, ये वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 पार्ट ई, ठीक है। इसके साथ ABCD ये इसके साथ पढ़ने हैं कि दावा दायर कितने होना है, कोर्ट फीस किन्ने लेनी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी जगह पे कोर्ट कहाँ पे होगी। ये आप लोगों को सारों को पता है ना कि कोर्ट दायर कैसे होता है। एक तो किताब ने दसे एक आम तरीक़ेकार है। अगर लाहौर के अंदर जाएं तो लाहौर से बाहर आज तो शायद ऐसा है, लेकिन कुछ अर्सा पहले मेरा विज़िट हुआ था, किसी छोटी बार में मैं गया था। वहाँ पे बॉक्स होता है, पटिशन बॉक्स। वहाँ पे आप दावा दायर करते हो, उस बॉक्स में डाल देते हो। वो 15 मिनट पहले कोर्ट के बैठने से 15 मिनट पहले वो बॉक्स रख दिया जाता है। उसके अंदर पटिशन्स डाल दी जाती हैं। वो जब कोर्ट बैठ जाती है तो बॉक्स उसके सामने रख दिया जाता है। वो किसके पास असाइन होना है वहाँ असाइन हो जाता है। फिर वो कोर्ट बैठ जाती है। फिर जब लंच टाइम होता है, दोपहर 12 बजे या 1 बजे का टाइम है, उससे पहले 15 मिनट रख दिया जाता है। फिर जब कोर्ट बैठती है फिर वो उठा लिया जाता है। एंड थर्ड टाइम, आखिरी टाइम, कोर्ट के उठने से 15 मिनट पहले रख दिया जाता है। ये तीन वक्त में दायरगी होती है। सिविल की भी यही है, क्रिमिनल की भी यही है। क्रिमिनल का भी चैप्टर 1 है, किसका पार्ट जो आपका उसका रूल्स और वॉल्यूम 3 का चैप्टर 1 का पार्ट ए है। उसके अंदर भी सेम डिट्टो यही तरीकाकार है और इसके अंदर भी डिट्टो यही तरीकाकार है, जो कि हमें आज तक रायजुल वक़्त है। इस वक्त भी हालांकि नॉर्म्स चेंज हो गई, कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया, बट हमारा लॉ अभी भी थोड़ा सा पीछे है, क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। सोच हमारी आगे को जाने की कोशिश करती, लेकिन हम उसके साथ जा नहीं पाते, ठीक है। 4G 5G जब दुनिया में सिर्फ जी करके आ जाती तो यहाँ आ जाती है, लेकिन शुक्र करो किसी वक्त आ जाती है। तो इसलिए हम कोशिश तो करते हैं, किताबों में भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त जब पता लग जाता है कि हर काम हो रहा है, लेकिन सारी किताबें चेंज नहीं करते, ठीक है। प्रोसीजर भी चेंज करना चाहिए ना। लेकिन मैं हमेशा से कोशिश करता होता हूँ कि आप में से कुछ ऐसा बन जाए, शायद कोई ऐसा आ जाए जो इन चीज़ों को तो पॉइंट आउट करे, किसी को किसी फोरम पे तो करे, ठीक है। जैसे कि मैं अदना सी कोशिश करता रहता हूँ, तो करनी भी चाहिए हमें, ठीक है। बीइंग अ लॉयर, ठीक है। तो फिर मैं पूछना है हूँ किसी भी नहीं याद किया होना है वो हस पे तुसी एडवोकेट हो कि लॉयर, ये नहीं दसना, किसी भी नहीं दसना मैनू, है ना। है वेख्या ना, ये मैनू किसी नहीं दसना है। तो ये तो तुसी दसिया ना, पूछता रहना है। तो भाई पढ़िया हो बाबा गूगल तो इलावा, बाबा गूगल ने तो एक ही शायद दसनी है जी ना सर, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्यों, वर्ड 2 क्यों है भाई? लॉयर, एडवोकेट, प्लीडर तीसरा आ गया, चौथा अटर्नी, 5वां जी ब्रिस्टर, सोलिसिटर, और भाई 1000 वर्ड यूज करते हैं। अटर्नी एट लॉ किसी ने लिखा होता है गाड़ी के आगे बड़ा सजा के, भाई मतलब की मैंने दसिया कदे, मैनू दस दो मैं भी लिख ला, ठीक है। तो ज़रा फाइंड आउट करने की कोशिश करें, इसको ज़रा कोशिश कर लें। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेप है, ये 2 स्टेप 1 2 3 4 के बाद 5th स्टेप आपका क्या था? हमने कहा ये प्रोसीजर हो या ना हो। अच्छा, लास्ट टाइम एक चीज़ जो था वो था जी, अब इंस्टीट्यूशन के बाद समन नोटिस कर लिए, समन नोटिस के बाद ये प्रोसीजर हमने सारा देख लिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आपका अदम तलबाना, अदम पैरवी, खारिज होना और उसको रिस्टोर कराना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, जो पुराना लेक्चर आपके यहाँ पे, इसीलिए मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदा हो जाए, ठीक है। मेरे अपने नाम से ही है, मोहम्मद अजमल भट्टी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो उस पे ऊपर आप इसको देख सकते हैं। जो चीज़ें पुरानी हैं, जो नए बच्चे हैं वो देख सकते हैं। अच्छा, समन
रिटन स्टेटमेंट के बाद अगली काम जो करता है कोर्ट, वो क्या करता है? दैट इज इश्यू फ्रेम करता है। क्या करता है? फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। ठीक है, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जो कि मेजर पार्ट है आपका किसका? अब लिटिगेशन तो शुरू यहां से होनी है। अब इससे पहले तक तो सारी फर्स्ट हियरिंग थी। क्या थी? अब देखिएगा, दो चीजें होती है, एक होती फर्स्ट हियरिंग और एक होती एडजर्न हियरिंग। ठीक है, ये मैं रोज बताता होता हूं। एडजर्न हियरिंग कल पूछ लैन तो फिर तुसी कहना उस्ताद दस्या ही कौन सी। ठीक है, दस्या पहले? अच्छा फिर ठीक है। फर्स्ट हियरिंग वो होती है जब तक आपका इशू फ्रेम होकर शहादत नहीं आ जाती, इशू फ्रेम नहीं हो जाते, पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी जब तक आप ला के शहादत शुरू नहीं कर देते। एडजर्न होता ही तब है जब शहादत आ रही होती है। अब 344 पढ़ेंगे तो उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? एडजर्नमेंट। भाई तुसी तो पढ़ना तो यही है, वो की मुश्ताक ने हूँ एडजर्नमेंट चाहिए है नहीं ना बड़ा जोर पाके चौधरी मुश्ताक साहब है ना, मुड़ एडजर्नमेंट चाहिए, बड़ा जोर डालते थे, बड़ा खूबसूरत वर्ड बोलते थे। ठीक है, खैर वो जो एडजर्न हियरिंग होती है ना, वो होती है जब शहादत आई होती है फिर वापस चली जाती है, जो एडजर्न कर दो इसको। उससे पहले जितनी हियरिंग्स होती हैं वो फर्स्ट हियरिंग्स होती हैं, सारी की सारी फर्स्ट हियरिंग्स हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लें, ये कभी इंटरव्यू में भी पूछता है, कभी आपको शॉर्ट नोट्स दे देता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इशू फ्रेम करना कैसे होते हैं? इशू फ्रेम, इशू फ्रेम करने के लिए अच्छा सा फ्रेम मंगवाना पड़ता है जो इस्लामाबाद से मिलता है। क्यों सर, कभी फ्रेम का चार्ज भी तो करवाया होगा। ठीक है, उसके लिए भी खूबसूरत सा अच्छा सा फ्रेम क्लाइंट को क्या क्या मंगवाते होते हैं, है ना, फीस उसकी ज़्यादा लगती है ना अच्छे मंगवाने की, ऐसे ही ना। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के लिए ऑर्डर 14 है आपका, अखरोट की लकड़ी का, खूबसूरत बनेगा। अच्छा, तो ये है आजकल तो सर वो टर्किश बहुत इन हुए हैं ना। ठीक है, तो ऑर्डर 14 इसका क्या है? जो आपका इशू फ्रेम करवाएगा। अब इशू फ्रेम कब होते हैं? डाइवर्जेंट प्लीडिंग में से। प्लीडिंग किसको कहते हैं? प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। ठीक है, ये किसने कहा? रूल 1, ऑर्डर 6 रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग क्या होती है? प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, दो चीजों को प्लीडिंग कहते हैं। जब हमने यही देखा है, इंस्टीट्यूशन प्लेंट की थी, इंस्टीट्यूट करने के बाद रिटन स्टेटमेंट आई, अब रिटन स्टेटमेंट प्लेंट दोनों आ गई। अब कोर्ट को ये पता चल गया कि वो ये कहता है, ये कहता है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। किस पॉइंट पे लड़ रहे हैं? इसको कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी। पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी आपने देखा होगा, अगर आप 2 पढ़ते हैं डिग्री की डेफिनेशन, वो भी पॉइंट्स को बोलता है। पॉइंट्स ऑफ कंट्रोवर्सी को क्या करे? कंक्लूसिवली क्या करे? डिटरमिन कर दे राइट्स एंड ड्यूटीज को। तो वो क्या है आपका? इशू फ्रेम करना। वो इशू फ्रेम करना होता है जो वो जिन पॉइंट्स पे वो लड़ रहे हैं। ठीक है, अब आपका सवाल अक्सर आता होता है कि इशू फ्रेम करके दिखाओ। फ्रेम कैसे करना? आपके सामने वो एक प्लेंट देगा, बट उसको देना चाहिए ना। मैं फिर कहता हूं सवाल सानू करना नहीं आता। सर मेरे सर थे जब सवाल करने की बात आई, सवाल करना कैसे नहीं आता? बचपन से एक सवाल पढ़ते हैं, मैं बड़ा हमेशा एक एग्जाम्पल कोड करता होता हूँ कि कायदे आज़म या इल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? कहाँ हुए जी? इल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? इल्लामा इकबाल का तो इल्लामा इकबाल पैदा कहाँ हुए? सियालकोट। जबरदस्त सर, कहाँ हुए? सियाल। सर कहाँ हुए? अपने घर में। आंसर इज करेक्ट। ये कहते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में, शाबाश जी। मामे के घर चल। आंसर इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेकिन सानू रटाया गया सी तुसी लिखना ही सियालकोट है। शहर तो नहीं पूछा ना, जे शहर पूछा होंदा तो फिर तुसी शहर दस दे, अदरवाइज उसके अंदर पूछा ही गया था कहाँ पैदा हुए, तो जिसने जो आंसर दिया उसका ठीक था।
अब यहां पे पूछ रहा था फ्रेमिंग ऑफ इशू करो, भाई मुझे को प्लीडिंग तो दे, मुझे ना प्लेंट दे रहा ना, कहता प्लेंट भी तू लेके आ, रिटन स्टेटमेंट भी तू लेके आ, बस इशू फ्रेम कर दे। यही कह रहा है ना भाई, अगर मेरे पास मुझे दे दे जनाब ये प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन में प्लेंटिफ ने ये कहा, किसी ने ये कहा, जैसे कि वो उधर कहता है अगर चार्ज फ्रेम करना हो तो आपको एक स्टोरी दे देता है तो कर दो। सवाल यही है ना कि फिर आपको ये क्या करना होगा, प्लेंट भी लेनी होगी, रिटन स्टेटमेंट भी लेनी होगी, उसमें ये कह रहा है, इसमें ये कह रहा है, और फिर आपको उसका आंसर करना होगा। आंसर कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, वेदर दिस सूट इज मेंटेनेबल और नॉट। ठीक है, अगर आपको मेंटेबिलिटी का आप क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हो लगा दे। फिर क्वेश्चन यहां पे शुरू वेदर से होगा, किससे? वेदर से। वेदर वो मौसम वाला नहीं, दूजा। ठीक है, वेदर से स्टार्ट होगा, जब के से, आया के, जब के, यहां से वेदर से स्टार्ट होगा। अगला आपने सवाल पूरा लिख देना, जो भी सवाल बनता है। ठीक है, आया के लैंड इज 5 मरलास और 4 मरलास। ठीक है, वो कहता है दिस इज कॉज, आया के कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है। ये क्वेश्चन आपने बनाने हैं उस प्लीडिंग में से जो आप बनाना चाहें। अगर तो वो आपको दे देता है उसमें से दे के, अगर नहीं देता तो आपको बनानी होगी। कहता है जी प्लेंटिफ ने ये कहा, डिफेंडेंट ने ये कहा, पहले आप स्टोरी बनाएंगे फिर इसका क्वेश्चन निकालेंगे, बीइंग अ जज। अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज होती है, क्वेश्चन मार्क के बाद ये लिखा होता है OPP, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 वेदर के लिखकर फिर लिखा होता है OPD। ठीक है, अब ये क्या होती है? क्या? ओनस प्रबंधी। लेकिन यहां पे ये ओनस OPP और OPD में जहां OPP होता है, बाज़ का यहां पार्टीज भी आता है। ओनस ऑफ प्रूफ या ओनस प्रबंधी, ओनस ऑफ प्रूफ और ओनस प्रबंधी। लेकिन माजरत के साथ फिर आप मनु बच्चे गलत कहते हैं कि हमने कभी इनको देखा ही नहीं। हम जब भी शहादत करवाते हैं तो कदे इशू वेखे ने नहीं, तुसी आधी प्लेंट साबित करनी, उन्हें आधी रिटन स्टेटमेंट साबित करनी, बस आ बैल मुझे मार। वो कुछ ऐसा ही तुसी आप ही दे जाना कि जो आप फैसला कर लेगा ठीक है तो यह गलत सी तो यह ठीक सी। भाई देखो तो सही किससे क्या सवाल पूछा है, बस उसका जवाब दो, आंसर खत्म, आपका जवाब हो गया, आपकी जो शहादत खत्म। उसने आपसे ये पूछा है प्लेंटिफ से, ये पूछा है डिफेंडेंट से, तो प्लेंटिफ वो बताए, डिफेंडेंट वो बताए, बात खत्म। लेकिन हमने कभी ऐसी शहादत मैं तो अभी तक कोई नहीं देखी, तुसी वेखी हुई तो मैंने नहीं पता, सर की शायद हमसे ज़्यादा प्रैक्टिस हो, सर की भी शायद, ठीक है, मैंने 9 साल में नहीं देखी। ठीक है, बाकी आप लोगों का पता नहीं, शायद आपने ऐसे कुछ देखा हो। नहीं तो हर बंदा अपनी प्लेंट को जस्टिफाई करता है, वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट को जस्टिफाई करता है। लेकिन क्या हमें करना चाहिए? आंसर इज नो। अगर उसको करना तो फिर इसकी क्या जरूरत थी? इश्यू में रहना है। अगर इश्यूज में रहेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। ठीक है, वो हुण इन्नी शहादत कराने तो बाद कोर्ट भी परेशान हो जाती। हुण इस गल का जवाब इन्हें किहदे च दिता है? हकीकत मनो, वो कहना पता नहीं किहड़ी जगह ऐसा गल, वो फिर सारी शहादत बह के सारी सारी रात विचारे विचारियां पढ़ते हैं। ठीक है, हुण इहदे च मैं किहड़ा जवाब लभा? वो कितने पासे दस जाता है, फिर वो हो जाता है। वो आदा तू नवा आया, मैनू 20 साल हो गए प्रैक्टिस करते हैं, चुप करके बह जा। ठीक है, अच्छा वेदर ये करके बाकी ये बातें हो गई। ठीक है ना, वो किसी ने कहा ना सरदार मर गया, सरदार तो मरिया पिया होवे, वो जो उन्होंने पानी पुनी पाया तो उठ के बह गया, कि बेहोश होया सी। उन्हें कहा मैं जिंदा हाँ, वो तो बुढ़ी उन्हें लित्ता ला लिया, प्यार है तो डॉक्टर ने बहुता सियाना प्यार है। ठीक है, उन्हें क्या मर गया तो मर गया तू। ठीक है, तो ये गल है जी साडी प्रैक्टिस है ना, बस चलन जो तेनू नहीं पता सानू पता है। ठीक है, तो आगे जी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। पार्टीज पे है तो ये क्वेश्चन दोनों पार्टीज ने साबित करना। पार्टीज पे है क्योंकि OPP के आगे अगर दोनों पे लिखा होगा तो ब्रैकेट में वो पार्टीज लिखेगा, अदरवाइज ये प्लेंटिफ ही है। ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन प्लेंटिफ या प्रोसिक्यूशन वो लिखा होगा, या ऑनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंस, अगर डिफेंस लिया है तो वो अलग बात है, अदरवाइज ये पार्टीज पे ही है। ठीक है, अगर तो पार्टीज लिखा है, नहीं तो ये प्लेंटिफ पे ही है। अगर OPP लिखा है तो फिर प्लेंटिफ पे है। ठीक है, ये इश्यूज है कुछ चीज़ें। ये जब इश्यूज इस तरह फ्रेम करने हैं,
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हमें CPC औखी है जी, CRPC मुश्किल है। उसको पॉइंट्स को पकड़ कर उसको डिटेल में उसके अंदर घुस जाओ, पढ़ लो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन हाँ सानू तो हर शय बड़ी बला लग दी है, ऐसा ही ना जी, बट है ऐसा नहीं बताएगा। खैर वापस आ जाओ फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे। इश्यूज फ्रेम होते हैं इस तरह से, ठीक है। अब इसके अंदर इश्यूज दो तरह के होते हैं, दो तरह के इश्यूज होते हैं। मैंने कहा इज दिस सूट इज मेंटेनेबल, अब मेंटेन है या नहीं है ये किसने साबित कर, क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, दो तरह की चीजें हैं, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। जो आपका अब इसको इश्यू ऑफ लॉ एंड इश्यू ऑफ फैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, हमने पार्ट 1 में पढ़ा था क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, यहां पे कर रहे हैं एक फैक्ट ऑफ इशू है और इशू है लॉ है, इशू ऑफ लॉ एंड इशू ऑफ फैक्ट, दो तरह के इश्यूज हैं। अब लॉ क्या है, इश्यूज ऑफ लॉ पे शहादत की जरूरत नहीं है। हमने फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी कानून शहादत में, ठीक है। अब जब फैक्ट 2 गालबन 2:1 का डी था, ठीक है, उसके अंदर हमने कहा था फैक्ट क्या होता है, एवरीथिंग अ स्टेट ऑफ थिंग बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस, दैट इज कॉल्ड फैक्ट। अब फैक्ट को ही साबित करना, तो लॉ को साबित करने की जरूरत है। कानून शहादत भी कहता है कि जो आपका एक आर्टिकल 111, 12, 13 जो चीजें एडमिशन एडमिटेड फैक्ट नीड नॉट टू प्रूव, एंड जहां पे कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है वहां पे भी आपको साबित करने की जरूरत या शहादत लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बातें सारी क्यों कर रहा हूं, जिस वक्त इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे उस वक्त पूरा QSO स्टेप इनटू शूज हो जाएगा। पहले ये सो रहा होता है तकिया लगाकर, इसको नींद आई होती है, बाद में ये उठ जाता है, यहां पे आंखें खोलता है कि अब मेरी बारी आ गई है। इश्यूज फ्रेम हो गए तो अब शहादत आनी है ना, फिर कानून शहादत सारा यहाँ मौजूद हो जाना है, सारा यहाँ आ जाना है, क्योंकि यहाँ पे जिस वक्त इशू फ्रेम होंगे, अब दो तरह के इश्यूज हमने पढ़े, एक इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ। फैक्ट को साबित करना, लॉ को कानून खुद ही देखेगा, कोर्ट खुद ही देखेगा, इज इट हिट बाय द 711 और 710 और नॉट, वो तो आपने प्रीलिमिनरी ऑब्जेक्शन ले लिया ना, इश्यूज भी कर लिया, उसको कोर्ट खुद ही सॉर्ट आउट करेगी। फ्रेम सिर्फ वो इश्यूज करेगी जो फैक्ट हैं, लॉ के इश्यूज फ्रेम नहीं होते, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस के वो इंटरप्रिटेशन हो, और इंटरप्रिटेशन के लिए वो ऑर्डर 27A वाली बात हो, वो और बातें हैं, ठीक है। अदरवाइज इसका लॉ का इशू फ्रेम नहीं होता, ठीक है। फिर जब इश्यूज, अब इसके अंदर अगर आपको लगता है कि ये इशू ने फ्रेम नहीं किया, गलत इशू हो गया, या इसको स्ट्रक डाउन करना चाहिए, या इसने ये फ्रेम ही नहीं किया, मुझे फ्रेम करवाना चाहिए, या मुझे इश्यूज इसमें एडिशनल इशू और आना चाहिए, कुछ अरसे के बाद आपको पता चला, तो फिर ऑर्डर 14 रूल 5 की एप्लीकेशन होती है, वो देनी होती है, ठीक है। ऑर्डर 14 रूल 5, तो फिर वो इश्यूज फ्रेम, आप फिर वो जब भी एप्लीकेशन आती है दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, फिर उसको कंटेस्ट किया जाता है, और फिर देखना चाहिए कि ये इशू बन सकता है या नहीं, अगर बनना है तो उसको कैसे बनना, प्रपोज इशू आपको देना पड़ता है, तो फिर इश्यूज फ्रेम होते हैं। ये आपका इशू था और यही इशू है सारा। इशू पे आपने देखना है, इसके बाद हम इंशाल्लाह अब स्पीडीली चलते हैं, सिलेबस भी आपका ख़त्म करना है, तो इसके बाद अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं नहीं, वो हम आगे भागते भागते इसको ख़त्म कर लेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हमारा ये चीज़ें, कल इंशाल्लाह इसके आगे चलेंगे कि लिस्ट ऑफ विटनेस जो आती है वो ऑर्डर 16 रूल 1 में आती है, उसके बाद आपकी एविडेंस जो आती है वो ऑर्डर 18 में आती है, वो कैसे आती है, कौन कैसे लाएगा, किस तरह आएगी, वो सारी की सारी बातें देखने के बाद फिर हम आगे जजमेंट पे चलेंगे या डिक्री पे, देन एग्जीक्यूशन है, देन अपील, रिव्यू, रिवीजन है, फिर हम ख़त्म कर लेंगे इंशाल्लाह। वो अब यही तो बात है ना, उन्होंने क्या भाई जज साहब साढ़े बड़े चंगे आ रहे हैं, तो ताड़ी मेहरबानी इशू बना के दे दो, शायद बन जाए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।